कश्यप, राहुल गांधी नेता विपक्ष, जिनके सामने एक बार फिर से चुनाव आयोग का उन्होंने मुद्दा उठाया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद से उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वोटर के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है या फिर इन आरोपों में दम है? हर वोटर देश का आज ये जानना चाहता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या वाकई वोटों को इधर उधर किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है। इन गंभीर आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने बार बार अपना पक्ष भी स्पष्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने एक बार फिर से उंगली उठाई है और महाराष्ट्र चुनाव में खास तौर पर प्रमाण के साथ जो उनका दावा है वो ये कह रहे हैं कि यहां पर गड़बड़ झाला किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है। आज इसी विषय पर हमने सोचा युवाओं के बीच में बहसबाजीगर में आज का जो मोशन है, टॉपिक है, क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? ये वो बहस है जिसका सीधा वास्ता आपसे है, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक ये तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सी नीतियों के साथ चलेगी और लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बार बार बिना सबूत सवाल उठाना, क्या ये सही है? आज इस पर भी बहस होगी। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे तमाम वो जो दर्शक यहाँ पर हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ये नीले गमछे वाला जो हिस्सा है, जो ये मानते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है। आप लोग ऐसा मानते हैं? नहीं मानते हैं? मानते हैं? और किसी का दिल अभी से डोल रहा है तो बता दीजिए, बदल लेंगे। और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मतलब सवाल उठाना अच्छा है, सवाल नहीं उठाना अच्छा है। अब बीच में क्या है? अच्छा, अभी सुनेंगे फिर मन बनाएंगे, है ना? देखते हैं कौन से वक्ता कितने खींचते हैं। और ये वाले तो वो हैं जो ये मानते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही नहीं है, मानने वाले लोग हैं। तो दुखी क्यों लग रहे हैं आप? ठीक है ना, मामला टाइट है ना? चलिए ठीक है, अब देखते हैं बहस में कौन किसको कितना कन्विंस करता है। सबसे ज्यादा आप ही पर डोरे डाले जाएंगे, क्योंकि अब पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन आ रहे हैं, वो अपने अपने विषय में माहिर हैं। तो आपको कुछ इधर खींचेंगे, कुछ उधर खींचेंगे, कुछ वहां से उधर भी जा सकते हैं, उधर से उधर भी जा सकते हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। हमारे साथ संजय कुमार जी, को डायरेक्टर है लोक नीति CSDS के, विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, और बेहद खास मेहमान कमलेश किशोर जी। तालियों के साथ तीनों का अभिनंदन कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं ये जजेस, और 3 ताल के ताऊ भी हैं कमलेश जी, जो अलग अंदाज में अपनी बात रखते हैं और अब दोनों ही पक्षों से अपने पहले वक्ता को बहसबाजीगर के इस कंपटीशन में स्टेज पर बुलाते हैं। तालियों के साथ शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत, जो कि सोशल मीडिया हेड भी है कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अपनी टीम के लिए आपको थोड़ा जोश भी दिखाना है। और अब पूर्व सांसद, मौजूदा दौर में RLD के हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मलुक नागर जी जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दोनों का जबरदस्त स्वागत। अपनी टीम पकड़ लीजिए, अपनी टीम पकड़ लीजिए जल्दी से। और अब हम मंच पर बुलाने वाले हैं अपने आखिरी 2 वक्ताओं को। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी एनालिसिस भी करते हैं। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए सर, अपनी टीम में शामिल हो जाइए। और अब हम बहसबाजीगर की शुरुआत करने वाले हैं। इन 6 वक्ताओं में से कोई एक, या फिर हो सकता है 3 जजेस हैं, आजकल जजेस कहाँ सहमत हो पा रहे हैं, तो हो सकता है अलग अलग बहसबाजीगर वो चुने। बहसबाजीगर यहाँ चुनेंगे, लेकिन मोशन के पक्ष और उसके खिलाफ में यहाँ पर मौजूद जनता भी वोट करेगी, और आप भी QR कोड स्कैन करके अपने घर में वोट डाल सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो पहले 2 वक्ता हैं वो अपनी जगह पर आ जाइए, क्योंकि आप ही ओपनिंग बल्लेबाज हैं। आइए। अच्छा, मलुक जी को गजब, क्या बात है, ये पता नहीं कैसे क्या ट्विस्ट डाला है इस टीम ने। लेकिन मलुक नागर जी, पक्ष में बोलने के लिए 2 मिनट, क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
अंजना जी, इस देश का जो माहौल है और देश जिस तरह तरक्की करता है, अगर पाकिस्तान का मुद्दा आता है, उग्रवादियों को सपोर्ट करके हमारे लोगों की हत्या करता है तो अंदर घुस के मारते हैं। और कांग्रेस के अगर प्रधानमंत्री 2040 में चौथी इकोनॉमी होगी, मनमोहन सिंह जी कहते थे, हमने 2025 में वो करके दिखा दिया है। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ेंगे, अंजना जी मैं डीओपीटी लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं, वहां जब अपनी बात रखनी होती है तो देश की एजेंसी जो संवैधानिक पद एजेंसीज हैं उनको बुलाया जाता है। तो जब वहां बात रखने की बात आती है तो जो कांग्रेस के बहुत 3-3, 4-4 बार के एमपी वहां अपनी बात रख नहीं पाते, और जब कुछ नहीं मिलता तो ठीकरा चुनाव आयोग के सर पे फोड़ते हैं। मैं देश के सामने बिल्कुल सीधी सीधी बातें कह रहा हूं कि ये बजाय नेगेटिविटी या संवैधानिक पदों के खिलाफ बोलने के बजाय अगर ये सीधा सीधा अपने गिरेबान में झांकें, जो इन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बनाया है और जो सबसे आसान काम है कि उसमें इकट्ठे होकर लड़ लें, तो ये देश की जनता के लिए विपक्ष की भूमिका बढ़िया कर सकते हैं। पर जो देखने को मिलता है पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, जहां भी बात आती है ये एनडीए से तो क्या लड़ेंगे, बीजेपी से या मोदी से तो क्या लड़ेंगे, ये आपस में इकट्ठे एक होते ही नहीं है। और इन्हें बाहर दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, इनके अंदर ही खुद अंदर दुश्मन बैठा है। ये गिरेबान में झांक लें और देश के सामने प्रण कर लें, हम एक होकर के दिखाएंगे, तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये देश के संवैधानिक ढांचे चुनाव आयोग पे कुछ का कुछ आरोप लगाएं। इस नेगेटिविटी को छोड़ें, एक होकर दिखाएं। चलिए तालियों के साथ जबरदस्त एक ओपनिंग बैट्समैन तो अपनी बैटिंग कर चुका है, अब आप मोर्चा संभालिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। यहाँ पर आए हुए सारे युवा जजेस और आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है और इसीलिए हमने लोकतंत्र को चुना है। असलियत यह है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया है कि हम जनता जनार्दन पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल होने के नाते भी किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में कोरोना में ऑक्सीजन से कमी से कितने लोगों की मौत हुई। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहां हैं और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कौन पैसा डाला और वो पैसा कहां गया, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। हम सवाल नोटबंदी पर पूछ सकते हैं, मणिपुर पर पूछ सकते हैं, हम सवाल काला धन पर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अब 15 लाख आएगा या 45 लाख आएगा क्योंकि तिगुना हो गया। इसीलिए हम एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर 145 करोड़ के इस देश में एक भी व्यक्ति को अपने वोट पर संशय है तो चुनाव आयोग से सवाल पूछना इस देश का, इस जनता का, हमारे राजनीतिक दलों का अधिकार है। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग 24 घंटे में नियम बनाकर आपको चुनावी दस्तावेजों से, आपको चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग से, आपको फोटो से वंचित कर देता है। सवाल पूछना लोकतंत्र का पहला नियम है, पहली शर्त है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ही तरफ से तालियां बजाइए। दोनों ने ही अपनी अपनी पारी की शुरुआत बहुत अच्छी की है। अब मिडिल ऑर्डर के आने की बारी है, आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब आप में से युवा नेता चुनते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। यहां से कोई बोलना चाहता है, आप बोलेंगे? आइए, 45 सेकंड का समय मिलेगा आपको। बहुत अच्छा, एकदम ताली बजाइए भाई, इनके लिए हिम्मत दिखा रहे हैं एकदम। इनको कंपटीशन देना है सुप्रिया जी को। हमने सोचा आप लोग तो आराम से बैठे, अभी मन बनाइए आप लोग। इधर से कौन बोलेगा? कोई जज्बा किसी के अंदर? आप वाह, ताली बजाइए और जबरदस्त हिम्मत दिखाइए। क्या बात है, वाह। आइए आइए, पहन के बैठना नहीं है बाबू, बोलना भी है। आइए मेरे साथ, आइए इधर से।
तो चलिए आज के दोनों युवा नेता से पहले मिलते हैं। आपका नाम क्या है? नाम दक्ष त्रिपाठी। मैं DU में पढ़ रहा हूँ अभी मोतीलाल नेहरू में, और मेरा पॉलिटिकल मेजर है, और मैं UP से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं आ जाए। जी के लिए ताली बजा दीजिए। आपका नाम? योगेश चौहान मेरा नाम है। मैं HLM कॉलेज से आया हूँ, दुहाई। बात है, दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। आप माइक उठाइए और आपका क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है, ये विषय है आपका। इस पर 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। मैं सबसे पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाने के लिए 3 पॉइंट रखूँगा। एक तो सबसे पहला कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पहले बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिकली तरीके से इलेक्ट होते थे, अब उसमें 2 यूनियन मिनिस्टर और LOP इलेक्ट करते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इलेक्शन प्रोसीजर में ही। अभी जो हमारे CEC साहब हैं उनका भी हमने पास्ट इलेक्शंस में, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, पास्ट इलेक्शंस में हम अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो आचार संहिता लगने के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां पे BJP सेंटर रूलिंग पार्टी ने स्टेट लेवल इलेक्शंस पे भी और सेंटर में भी उन कड़ियों को फॉलो नहीं किया है, जिसके लिए राहुल गांधी जी काफ़ी समय तक सवाल उठाते रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है मैम ने, सुप्रिया मैम ने और राहुल गांधी सर ने 45 सेकंड का ही समय है जो आपको मिलेगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो उन्होंने जो पैनल चुनता है उसकी निष्पक्षता को लेकर उस पर एक तरफा होने का आरोप लगाया है। आप अब माइक उठा लीजिए और आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। मुझे ये पूछना है कि जब भी ये कांग्रेस आती है सवाल पूछने के लिए, BJP के पास ही क्यों आती है? और भी तो कोई सरकार होनी चाहिए ना। मतलब काम के मामले में तो ये आगे आएंगी नहीं, बट लेकिन जब भी कोई मुद्दा मनाना पड़ेगा या फिर कोई पॉइंट मानना पड़ेगा तो ये BJP के ही पास आती हैं, खासकर मोदी जी या योगी जी। अरे इनके अलावा ये अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो कम से कम रुको, अगर इन्हें कुछ करना ही है तो देश में आगे बढ़िए, काम करिए, कुछ बढ़िए ना। BJP के साथ दीजिए आप, थोड़ा नाम आपका भी होगा। ऐसे तो ना आप आगे बढ़ोगे और ना आप उनके पीछे ही रहोगे हमेशा जिंदगी भर। भाई मुझे बहुत अच्छा, तुमने 5 सेकंड पहले कूट के लेकिन भरा हुआ है तुम में नेतागिरी वाला, कुछ भी बोलना है। बहुत अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छा बोले अपनी अपनी तरह से। दर्शी और आप भी बहुत अच्छा बोले। इधर से जाइए। जबरदस्त ताली बजाइए भाई, दोनों ने हिम्मत दिखाई है, अपने मन की बात कही है, खुलकर कही है। और अब मंच पर अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं, शहजाद पूनावाला जी और सोमनाथ भारती जी। आप अपनी अपनी टीम की तरफ से मोर्चा संभालिए। शहजाद पूनावाला, बहुत देर से जो सुप्रिया जी कह रही थी नोट्स बनाए उन्होंने, तो आप उम्मीद रखिए कि एक एक पॉइंट का काउंटर करने के लिए उन्होंने टीम में सेकेंड ऑर्डर में उतरने का फैसला लिया है, ओपनिंग नहीं की है आज। शहजाद पूनावाला जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जजेस और जनता को जनार्दन मानते हुए बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले EVM पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे यहां तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना EVM में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछते हैं किरण, आपकी नेत्री जो है शैलजा जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में हम हारे EVM की वजह से नहीं, ECI की वजह से नहीं, हुड्डा जी की वजह से, तो कम से कम उनकी तो बात मानिए। दलित नेता है, PDA से है, परंतु EC बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए ये सारा फंसाना है। बताइए, EC इज वेरी गुड इन कर्नाटका, EC इज वेरी गुड इन तेलंगाना, EC इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स, EC वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब EC की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो EC वेरी बैड होता है। EC नहीं, ये CC की प्रॉब्लम है। CC का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते ECI नहीं, EMI, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ फिक्सिंग कर देते हैं। मैं इनसे पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे
करे। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस, ये इनका असलियत। चलिए भाई, पर ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठ के जो उधर ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? दिल बदल रहा है क्या? गमछा बदलोगे? हाँ, लग रहा है ऐसा। लेकिन अभी देखते हैं अंजना सोमनाथ भारती जी, ईवीएम पर सवाल उठाइए, जनता जनार्दन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। चलिए सोमनाथ भारती जी, अब आप पर दारोमदार रहेगा कि आपके लिए जनता कितने जोर के साथ यहाँ पर ताली बजाती है। सोमनाथ भारती जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, मैं देख पा रहा था किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी ने इलेक्शन कमीशन के तरफ से बैटिंग करी है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब चुनाव होता है, किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कभी काम की चर्चा करती ही नहीं है कि भाई हमने शिक्षा में एक कर दिया, स्वास्थ्य में एक कर दिया, हमने रोजगार में एक कर दिया, हमने इकोनॉमी में एक कर दिया, हमने डॉलर को 1 रुपये के बराबर लाके खड़ा कर दिया, डॉलर ये जो पेट्रोल का दाम कम करना था वो कर दिया। कभी भी काम की चर्चा नहीं देखेंगे। उसके बावजूद कैसे जीतती है चुनाव आयोग, कैसे जितवाता है उसको, इसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो निष्पक्षता तब होती अगर काम के आधार पे वोट मांगते और तब वोट मिलता तब। लेकिन जब काम ही नहीं करता कोई और उसके बावजूद अगर वोट मिलता रहता है तो ये निष्पक्षता कैसे हो गई? नई दिल्ली, अभी जो विधानसभा दिल्ली में हुआ है, जो चुनाव हुआ है, 1,42,000 वोट था लोकसभा के दौरान नई दिल्ली विधानसभा में। कुछ ही महीने बाद आप सोच सकते हैं 36,000 वोट काट दिया गया, 1,02,000 वोट आ गया। तो इतना ज्यादा जो वोट आपने काटा, क्या करा चुनाव आयोग ने? आपने पूरे दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी का चीरहरण होता रहा, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा। बड़े आपको टीएन सेशन की याद आती है देश को कि चुनाव आयोग एक वक्त होता था जब पीठ के रीढ़ की हड्डी में ताकत थी, लेकिन आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का दास नौकर बन के काम कर रहा है देश में, पूरे डेमोक्रेसी को लज्जित कर रहा है देश के अंदर। अब देखिए, कभी मैनिफेस्टो की बात होती है, कभी आपने सुना है कि भैया हमने ये कहा था? एक आम आदमी पार्टी है जो कहता है शिक्षा कहा था, स्कूल अच्छा करके दिया तब वोट देना, कहा था अस्पताल बना के दिया तब वोट देना, है कि काम की गिनती आम आदमी पार्टी करवाता है तब वोट मांगता है। लेकिन उस पार्टी को हराने में चुनाव आयोग साथ देता है भाजपा का। चलिए तालियां जबरदस्त बोले सोमनाथ भारती जी भी। समय समाप्त हुआ, मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त खेला है। अभी नहीं, अगले राउंड में अब हम अपनी जनता को जरा सा समय देंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। किसी का ऐसा है जो अभी गमछे का रंग बदलना चाहते हैं? किसी ने मन बनाया हो गमछे का रंग बदलना है तो बदल के आप अपनी जगह पर ही बैठ जाइएगा, क्योंकि जगह सब फिक्स्ड है हर जगह पर। खूब खुश हो रहे हो तुम लोग। वैसे हमने सोमनाथ जी पे देखा था, तुम लोग भी ताली बजा रहे थे इधर, नहीं? मैंने देखा है जो लोग ताली बजा रहे थे, ये लोग बजा रहे थे ना? अच्छा, वो बजा रहे थे। चलिए अब हम अपने आखिरी वक्ता को बुलाते हैं। अभी तक पलड़ा भारी दिख रहा है एक तरफ, लेकिन देखते हैं कि उनको बदलने में या पलटने में कितने कामयाब होते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी, बहुत स्वागत है आपका, आप आइए स्टेज पर। और आशुतोष जी, तालियां बजाइए दोनों के लिए। दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे और अमीन साहब जो कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर चुनाव आयोग का कोई इंसाइडर जिसने वहाँ काम किया है वो क्या बोलते हैं, किस तरह से बात को रखते हैं, ये ज़रूरी रहेगा। सर माइक उठा लीजिए और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। हमारे युवा ने एक क्वेश्चन किया था कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग का जो कमिश्नर चुना गया उसके लिए नियम बदल दिए गए। देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, देश को और सबको, कि जब भी चुनाव शुरू हुए स्टार्टिंग से, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और 2013 तक, 14 में मोदी जी आए, 13 तक जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। उनका काम था अगर कुछ प्रॉब्लम थी इलेक्शन कमीशन के चुनाव में तो उनको उसमें चेंज लाने चाहिए थे, लेकिन वो चेंज नहीं लाए। बल्कि जब एक हमारे चुनाव आयोग यहाँ पर जल्दी में चुनाए गए तो उनकी फाइल चुनाव आयोग की कही गई कि गलत इनका चुनाव हुआ है। उनका चुनाव गलत नहीं था, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा, सारी पत्रावलियाँ गई, फाइलें गई, लेकिन वो चुनाव बिल्कुल सही था। लेकिन सिर्फ उनकी ये बात थी कि जल्दी हुआ है।
और इस बात को उनको करना चाहिए था। इस मामले में आप ये देखेंगे कि चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन था बिल्कुल सही था, भारत सरकार का चुनाव भी सही था, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी। उसमें जब उन्होंने कहा नियम बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीजीआई ने कि नियम बनाइए, तब तक सीजीआई ने कहा हम खुद मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री उसके चीफ होंगे और उसमें एलओपी होगा, और जब नियम बन जाएगा तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना आप चुनाव करिए। सीजीआई का कोई मतलब नहीं जाता जब एक नियम बना देती है सरकार। इससे पहले इन लोगों ने क्यों नहीं, सरकार जब तक रही इन लोगों ने नहीं बनाया नियम, ये उनकी गलती थी, चुनाव आयोग की गलती नहीं थी, ना शासन की गलती थी, ना सरकार की गलती थी। ये बिला वजह के इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना निराधार आरोप है जिनका कोई तथ्य नहीं है। अगर करना था तो आज़ादी के बाद पहली बार इस सरकार ने नियम और कायदे कानून बदल के सही तरीके से किया है, जिसको कि आप सबके सामने है। ठीक है, चलिए, जबरदस्त बोला आपने, और आप इनसाइडर थे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इंटरेस्टिंग था। आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्कार दोस्तों, देखिए एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप तानाशाही के लिए देश को आमंत्रित करते हैं। ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है, और इसको हम सबको समझना चाहिए। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले कई सालों के बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। और क्यों बन गया है? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, भारत के इतिहास का सबसे सांप्रदायिक चुनाव था, जिसमें जिस तरीके से मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री के स्तर पर की गई, और उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुपचाप रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अगर कायदे का चुनाव आयोग होता तो जो लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रहे थे 6 साल तक के लिए उनका वोटिंग राइट सीज हो सकता था। उसके अलावा चुनाव के दौरान 10 दिन के बाद आप फाइनल लिस्ट दे रहे हैं कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के ज़माने जब टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के बाद आप 10% वोट बढ़ा देते हैं, 5% वोट बढ़ा देते हैं, ये क्यों करते हैं? सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के बीच में, लोकसभा से दूसरी लोकसभा के बीच में अगर आप देखेंगे तो 32 लाख वोट बढ़ते हैं, लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं 6 महीने के अंदर? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुप रहते हैं। इसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि भाई आप जो वोटर्स है उसकी लिस्ट दीजिए, जो सीसीटीवी कैमरा उसका डिजिटल फुटेज दीजिए, आप मना कर देते हैं। किस बात का डर है आपको? और अगर विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा, अगर सवाल खड़ा करता है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप नहीं जवाब देते, इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। और समय समाप्त हुआ। तालियां। आप दोनों से अगर जजेस कोई सवाल पूछना चाहते हैं छोटा छोटा, जिसके बाद मैं रिबटल राउंड के लिए अमीन साहब से मेरा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के बाद एडीआर की एक रिपोर्ट आई और वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के आधार पर थी, जिसमें कहा गया कि 535 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पोल एंड वोट काउंट में फर्क था। तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया कि वो अगर 100 वोट पड़े हैं तो 100 ही काउंट होंगे ना। अब तो इनवैलिड वोट का सवाल ही नहीं है, तो 100 वोट पड़े और 105 कैसे काउंट हो गए? तो ये इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? आपको ये पता होगा और देश और जनता जानती है, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो कैंडिडेट भी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होता है, हर पोलिंग स्टेशन पे। प्रिसाइडिंग अफसर सुबह से लेकर शाम तक जो भी काउंट करता है वहाँ पर फॉर्म नंबर 17 होता है, जो इमीडिएटली साइन किया जाता है, और प्रेजेंस में सारे जो हमारे काउंटिंग एजेंट होते हैं पार्टीज़ के वो साइन करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर साइन करता है, फाइनली इनको दे दिया जाता है हर एक को एक। उसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। एडीआर की रिपोर्ट है जी, उसका तो कोई काउंटर किया ही नहीं चुनाव आयोग ने। नहीं तो क्या जवाब देगा जब हम ऑलरेडी तो आपकी वेबसाइट पे है वो आंकड़े। इसके लिए बड़े बड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, वोट पोल एंड वोट काउंट। जवाब देना गई, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, लेकिन जब हम फॉर्म नंबर 17 दे रहे हैं कि इतने वोटर थे, इन वोटरों ने इतने ने डाला, मेल ने डाला, एक फीमेल ने डाला, इतने वोट हुए और इतने ब्लैंक रह गए, नहीं डाला वोट। जब सब कुछ दिया जा रहा है तो फिर फायदा क्या है कि अलग से ये डाटा हमारा जाता है इलेक्शन कमीशन में, वो टाइमली बाद में रिलीज होता है। ठीक है, संजय जी। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब ये कहा
कि चुनाव आयोग जो महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हुआ उसको पब्लिक किया जाए। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने उसका रीबटल किया। इलेक्टोरल रोल पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा हमने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा था कि आप आके हमसे बात करें। मुझे लगता है कि क्या ऐसी वजह है कि अगर वो इलेक्टोरल रोल तो मौजूद होनी चाहिए जिसके आधार पर आपने चुनाव कराया, आपने हमसे मांगा और हम कल इसे हाजिर कर दें, 2 दिन में पेश कर दें, तो क्या वजह रही होगी जो 10 दिनों तक ये दिखाया नहीं जा रहा, पब्लिक में नहीं है, बल्कि जवाब ये आता है कि हमने आपको बुलाया था मिलने के लिए और आप आए नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप इस बात को देखिए कि हमारे यहाँ हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल अफसर होता है, और जब चुनाव होते हैं उससे पहले 6 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल रिव्यू होता है, और सबको मालूम है हर पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके जब असेंबली होती तब उसको रिव्यू किया जाता है। उसमें बहुत से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, बहुत से लोग डेथ कर जाते हैं, और बहुत से युवा और बहुत से जो बाहर के माइग्रेंट होते हैं वो उसमें एंट्री करते हैं, वो वोटर में ऐड हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जब भी इलेक्शन होता है उस वक्त हर पार्टी के चीफ को और हर कैंडिडेट को ये इलेक्टोरल लिस्ट दी जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा देश में कि जो हमारा रिव्यू होता है इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त हमारे देश की या तो जनता सो रही होती है या ये शोर मचाने वाले जो अपोजिशन के लोग कहते हैं हमारा वोट कट गया, उनकी खुद की ड्यूटी है, ये मॉरल ड्यूटी बनती है। और आपको याद होगा अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं उसका पैसा लगता है, पासपोर्ट का पैसा लगता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। BLO हमारा बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाता है, पर्ची भी दे के आता है, वोटर आई कार्ड बना के आता है, और फॉर्म भरने की भी ड्यूटी उसकी। अगर आप फिर भी नहीं बनवाते तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं इसका रबट करना चाहूंगा। देखिए रुक जाए 1 सेकंड, वो सवाल पूछ ले एक आखिरी। एक इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके इतने वरिष्ठ व्यक्ति हमारे सामने हैं, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बार बार महाराष्ट्र वाला ये मुद्दा उठता है जब से रिजल्ट आया है तब से, कि वहाँ पे सडनली वृद्धि हो गई थी वोटरों की संख्या में। मुझे बहुत स्पष्ट समझ नहीं आया जो एक्सप्लेनेशन इधर उधर से आया है, आपका क्या आकलन है उसका? देखिए जब रिव्यू हुआ वहाँ पर वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट रिव्यू के बाद पब्लिश हुई। पब्लिश होने के बाद 89 ऑब्जेक्शंस आए। हमेशा चुनाव आयोग एक्सपेक्ट करता है कि हमने जो लिस्ट बनाई है, छापी है, उससे पहले हर एक पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और BLOs उसको अमेंड करते हैं। लेकिन जब फाइनल हो जाता है और चुनाव जब सर पे आ जाता है तो फिर कोई चेंजेस नहीं होते। जहाँ तक सवाल आप इस बात को पूछ रहे हैं कि कैसा गैप आया जिसके लिए राहुल गांधी उठा रहे हैं देश के अंदर, मैं ये बताना चाहूँगा कि कल हाई कोर्ट ने भी उस बात को सुना और रिजेक्ट कर दिया है, और उन पर फाइन भी लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन छोड़ दिया हाई कोर्ट ने। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, 6 महीने में अगर वोट बढ़ गए, हर बार रिव्यू होती, पहले पार्लियामेंट का हुआ तो उसमें हुआ, और जब असेंबली की बनी और रिव्यू होता है। अगर रिव्यू में ज़्यादा वोटर बढ़ गए हैं तो इसमें क्या गलती है आप बताइए? किसी तब कोई नहीं आती पार्टी, ना कोई नेता आता है, कभी कोई नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं इस बात को कहूँगा बड़ी फख्र के साथ में कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष रूप से काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश के नेताओं का कि कभी उसकी सराहना नहीं करते सिवाय बुराई करने के अलावा। चलिए एक रिबटल आप दे लीजिए, फिर बाकी दो जो टीम लीडर्स हैं। देखिए मुझे तो ये उम्मीद थी कि शायद ये जवाब आएगा कि जब जितने वोट पोल हुए उतने ही काउंट होने चाहिए। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। भाई 10 लोगों ने वोट डाला, काउंट तो 10 ही होगा ना, या 12 हो जाएगा? अगर 12 होता है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब अगर हमारे साथी देते तो बहुत अच्छा रहता। क्यों ऐसा हो रहा? दूसरी बात, पहले फेज के पोलिंग के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, अब ये फाइनल लिस्ट आ गई, उसमें 6% की वृद्धि हो गई। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। जब TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने कवर किया था और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जबकि बैलेट पेपर होता था, शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करते थे, वो एक प्रोविजनल फिगर बताते 55% हुआ, और फिर वो कहते थे कल सुबह 10 बजे तक हम आपको फाइनल फिगर दे देंगे, और वो फाइनल फिगर देखते थे उसमें 1 या 2% की वृद्धि होती, तो कभी कभी नहीं भी होती थी। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब तो 1% की वृद्धि, 6% 10 दिन के बाद। दूसरी बात भी महत्वपूर्ण बात भी सवाल ये कि जब महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख वोट आपके 5 साल में बढ़ते हैं तो 6 महीने के अंदर 40 लाख कैसे बढ़ गए? अब इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बात क्यों नहीं दिया गया भाई? सच्चाई इसी बात को लेकर यह है कि इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सरकार का पिट्ठू हो गया है।
9 राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन से पूछती है कि मुझे अपना पक्ष रखना है, आपसे बात करनी है, और इलेक्शन कमीशन के पास उसका पक्ष रखने के लिए इन्विटेशन देने के लिए वक्त नहीं होता। इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? साथ ही साथ हम सीसीटीवी कैमरे अगर मांग रहे हैं तो क्या गड़बड़ है उसमें? अगर कुछ गलती नहीं है तो डिवाइड करिए सीसीटीवी कैमरा, कितने लोग आए कितने लोग नहीं गए, आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और अगले जो टीम लीडर्स हैं वो आ जाए। सुप्रिया जी आप आ जाइए। शहजाद पूनावाला जी, आपका 60 सेकंड का रिबटल राउंड, शहजाद पूनावाला आपका शुरू होता है अब। जो साइड निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है उसके निष्पक्षता के पैमाने देखो। एक वो है जो पत्रकार रहे हैं, फिर प्रवक्ता बने, फिर से पत्रकार बन गए, और एक वो है जो पत्रकार रही हैं और अगले दिन प्रवक्ता बन गई। ये निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। अब उन्होंने कहा कि 32 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, एक गलत तथ्य है। अब निष्पक्ष है तो जानकारी सही दीजिए। 1 करोड़ 20 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, और 45 लाख जो वोट बढ़े थे विधानसभा और लोकसभा के बीच में। ये नहीं बताते हैं कि 2009 हो 2004 हो 4.5% जो वोट बढ़ा है वो उस समय पर भी बढ़ा था, पर तब तो सुहाना संगीत था और आज सब कुछ खराब है। ये वे नहीं बताते हैं कि तेलंगाना में प्रोविजनल फिगर ऑफ वोटिंग थी 58% और वो 63% और बढ़ते बढ़ते बन गई थी वो 71%, और वहां पर तेलंगाना में इनकी जीत हुई तो कोई सवाल खड़े नहीं करते हैं। ये इनकी निष्पक्षता का हाल है। और आखिरी में मैं कहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दो, आशुतोष जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोकतंत्र के साथ होते हैं वो सवाल बंद नहीं करते। आशुतोष जी का 7 जनवरी 2024 का ट्वीट है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर ये जो सवाल उठा रहे हैं ये धंधा बंद होना चाहिए। आज खुद आशुतोष जी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। चलिए रिबटल राउंड, सुप्रिया जी आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इस फिक्स मैच पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की बेसिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। कमलेश जी ने सवाल पूछा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं 4 तथ्य आप लोगों के लिए और जजेस के लिए रख देती हूं। 2019 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 31 लाख वोट बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 के 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े। यही नहीं, महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये मेरे नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। एक सच ये है कि महाराष्ट्र में 58% वोटिंग पहले बताई गई, वो बढ़ के 66% हुई। अगर 5 बजे के बाद लाइन में खड़े होकर लोग वोट दे रहे हैं और उनका वोट बढ़ रहा है तो 10 घंटे अतिरिक्त 12,000 बूथों पर वोटिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखी। 10 घंटे अतिरिक्त चलती, वो नहीं दिखी। असलियत यह है कि 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे। 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे 2019 में, वो बढ़कर 9 करोड़ 70 हो गए, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं। समय समाप्त हुआ। चलिए, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से रिबटल राउंड में बहुत अच्छी बात कही है। और जब आखिरी जजेस आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। टीएन सेशन साहब तो अंपायरिंग के बाद बैटिंग भी करने आ गए थे। तो ऐसा इतिहास रहा है। और सवाल, सुप्रिया जी ने सही कहा कि सवाल उठाना जिस दिन नाजायज हो जाएगा किसी के भी, किसी से भी, वो उस दिन लोकतंत्र नहीं बचेगा। सवाल तो उठाना ही चाहिए, पर अगर अंपायर पे लगातार शक हो और बार बार शक हो और 10-12 साल से शक हो तो मैं तो ना खेलूं। फिर मैं ना खेलूं, फिर मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? जब समझ गए मैं। हाँ, ऐसा क्या है कि विपक्ष इकट्ठा होकर इनकार क्यों नहीं कर देता कि जब आपको भरोसा ही नहीं है। और आपने ये शब्दों में कहा है, कई बार कहा है, बार बार कहा है कि हमें अंपायर पे भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे मैच में पार्टिसिपेट करना अंपायर को लेजिटिमाइज करना होता है। इसके बाद सवाल आएंगे आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। आपका बिल्कुल कहना सच है, फिक्स मैच है और अंपायर भी फिक्स किए गए हैं। लॉ बनाकर सीजीआई को निकाला गया है। एक बात याद रखिएगा, सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव सीजीआई करता है, पीएम करते हैं और एलओपी करते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव सीजीआई को बाहर निकाल दिया गया है। बिल्कुल सही है, फिक्स मैच है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है लोगों की बात उठाना। 38% या 35% जो भी इनका वोट शेयर है, वो इनका वोट शेयर है। 65% जनता इनके खिलाफ है, इनके मत से वो अग्री नहीं करती है। और उनकी आवाज उठाना, उनके चीजों को मैदान में उठाना,
चुनाव लड़ना हमारा कर्तव्य है। अगर हम संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो इस विश्वास से उठाएंगे कि संस्थाएं स्वतः उसका संज्ञान लेके करेक्शन करेंगी। और संस्था क्या कर रही है? इतनी बड़ी बात उठने के बाद आज संस्था स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में कर रही है, जिससे 5 करोड़ लोगों के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। ये असलियत है चुनाव आयोग की, और इसलिए सवाल उठने जरूरी। मुझे भी तो मौका मिलता है। शहजाद भाई, आपको बोलने का मौका देने के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। चुनाव आयोग पर सवाल पहली बार नहीं उठे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठते थे। और मुझे गुजरात का वो चुनाव याद है जब जेम्स माइकल लिंगदो का नाम लेकर के बाकायदा जो है उनके धर्म को लेकर के बात की गई थी कि चर्च में संडे को कौन किससे मिलता है। नरेंद्र मोदी जी और अमित साहब को याद होगा, ये तो जब रहे होंगे चुनाव आयोग में। तो इसलिए जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष जब बदल जाते हैं भूमिकाएं तो उनके बयान भी बदल जाते हैं। और ईवीएम पर सवाल अडवाणी जी ने सबसे पहले उठाया था, जीवन नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी। आज ईवीएम का बचाव आप कर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा। तो ये जो पोजीशंस बदलती हैं, इसके बारे में क्या है? साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल इसलिए उठते थे क्योंकि साहब जानते हैं, मुझसे वरिष्ठ है, कि उस समय के सीईसी गोपालस्वामी जी ने नवीन चावला के खिलाफ लेटर लिखा था जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। उस समय टीएन सेशन ने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का 99 में अडवाणी जी के खिलाफ निर्णय किया था। और उस समय इनको याद होगा कि एमएस गिल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको सारी मर्यादाएं तार तार करके मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया था, इसलिए वो सवाल उठते थे। और आज मैं पूछना चाहता हूं, बिल्कुल आपने अडवाणी जी और जीवीएल राव की बात कही, उन्होंने किताब भी लिखी, किताब की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को ईवीएम में जोड़ा और हमने कहा कि आज के बाद हम इस पे सवाल नहीं खड़े करेंगे। पर 41 बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दिया और बोला कि ईवीएम ठीक है, तब ये लोग आज भी ईवीएम को गालियां बकते और उसी ईवीएम से तेलंगाना में जश्न मनाते, 99 का जश्न मनाते। अब मैं आना चाहता हूं 2 बातों पर जो मैं पहले से लिख के रखी है। मैडम ने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी के अंदर सीजीआई का रोल होता था। मैडम से मैं पूछना चाहता हूं, 1950 से पहला इलेक्शन कमिश्नर लेकर 1993 तक एक मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में, मल्टी मेंबर नहीं था, 3 मेंबर नहीं था, और उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाया दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता था। अगर पहली बार मल्टी मेंबर बना वो 93, मतलब कि नेहरू जी के जाने के बाद, राजीव जी के जाने के बाद, इंदिरा जी के जाने के बाद, और वो बना लॉ जब 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर चीफ जस्टिस का इतना रोल रखना है तो स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें एलओपी को भी नहीं रखते हैं, ना चीफ जस्टिस को रखते हैं। यहां पर आकर बड़े फर्रे देना है हिपोक्रेसी के। और 41 लाख का इन्होंने आंकड़ा दिया, आखिरी 5 सेकंड साहब, 41 लाख का आंकड़ा दिया कि महाराष्ट्र में 41 लाख बड़े वोट। मैं तो पूछता हूं मैं किनको मानूं? राहुल जी 18 जनवरी 1 करोड़ वोट बढ़े, 3 फरवरी 70 लाख वोट बढ़े, 7 फरवरी 39 लाख वोट बढ़े, कल इनकी एक प्रवक्ता महिमा सिंह 76 लाख वोट बढ़े, मैडम बोलती 41 लाख वोट बढ़े। और जो इलेक्शन कमीशन का 64 पेज डॉक्यूमेंट दिसंबर 2021 का पढ़ लीजिए, 48 लाख वोट पड़े। इनको इतनी भी बात नहीं पता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आकर केवल कहना है कि ईसी बहाना है, परिवार को बचाना है। बिहार में क्या होने वाला है आज ही यहां पर परिचय दिखने वाला है। अंजना जी 45 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए, दोनों को एक बार का मौका दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है वरना अगले यहाँ पर ना पार्टिसिपेंट्स आएंगे ना वोटिंग हो पाएगी। 45 सेकंड्स का मैं आप दोनों को पुनः टाइम दे रही हूँ। 45 सेकंड सुप्रिया जी आपका शुरू होता है अब। महाराष्ट्र में 2004 से लेकर 2024 तक 5 साल में हमेशा ज्यादा वोट बढ़े थे और 5 महीने में हमेशा कम वोट बढ़े हैं। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, हरियाणा के लिए, तेलंगाना के लिए भी वही है। 5 साल में 45 लाख बढ़े, 5 महीने में 6 लाख बढ़े। महाराष्ट्र एक अकेला है जहां पर 5 साल में 31 बढ़े लेकिन 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हाथ नचा नचा कर व्यर्थ की बातें करना और लोकतंत्र में उस संस्था पर सवाल उठाना जिसके ऊपर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने की जिम्मेदारी है, और किसी के मन में भी अगर अपने वोट को लेकर संशय है उस पर चर्चा करने का दारोमदार है। मुझे लगता है ये हमारा हक है और ये हक हम पूरी तरह से यूज करेंगे। 45 सेकंड्स आपका। शहजाद जी शुरू हो रहा है जल्दी से। डिजिटल रोल की जहां तक बात है
तो 2018 में मध्य प्रदेश में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि डिजिटल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रिवेसी का मामला है, उन्होंने बोला हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तब भी चुनाव आयोग ने पीडीएफ वर्जन, डिजिटल पीडीएफ वर्जन को जारी किया और वो वहां से इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, सीसीटीवी के विषय में, सीसीटीवी का विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी ऑफ वोटर्स की एक गाइडलाइन तय की है। उनके हिसाब से केवल जब इलेक्शन रूल के हिसाब से इलेक्शन पिटीशन होती है, कोर्ट ऑर्डर करता है सीसीटीवी देने का। हमने 45 डे की अवधि बनाकर सुरक्षित कर दिया है कि इलेक्शन पिटीशन जब तक आएगी तब तक तो रहेगा ही, और उसके बाद अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल है तो डिलीट नहीं हो सकता। पर यह झूठ फैलाने में माहिर है। 41 लाख है, 1 करोड़ है, 70 लाख है, पूछ लीजिए इनसे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आप जवाब देना चाहेंगे या सोमनाथ जी? ठीक है, छोटा सा दे दीजिए, फिर सोमनाथ जी मलुक जी। मुझे ऐसा लगता है 100 बात की एक बात है। आपके पास डेटा है, आपसे विपक्ष डेटा मांग रहा है, वो डेटा दे क्यों नहीं रहे? जलेबी क्यों बना रहे हैं? क्यों प्रोसीजर समझा रहे हैं? सवाल इस बात का है। सोमनाथ जी, मलुक जी, शहजाद जी प्लीज जल्दी से। मैं एक एक सवाल तीनों से लूंगी जिसके जवाब आप दोनों देंगे और उसी में अपनी बात कह लीजिएगा, क्योंकि आज आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? ठीक, जल्दी से। मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये लोग बात कर रहे हैं कि आज सवाल पूछना गुनाह है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर ऐसा होता तो आज ये डिबेट होती ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने कितनी बार कांग्रेस को बुलाया कि आप आइए ईवीएम हैक करके बताइए कि होता है या नहीं होता, लेकिन कांग्रेस जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तब जाता नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट से वहाँ कोई राहत नहीं मिलती। तो ये दोगली राजनीति क्यों खेल रहे हैं? आप लोग भी लगभग वही आरोप लगा रहे हैं यहाँ से। सोमनाथ सर से मेरा ये प्रश्न है, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लिखित संविधान विश्व का हमारा सबसे बड़ा है, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इलेक्शन कमीशन पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे तो विश्व में जो हमारी एक बड़ी छवि बनी हुई है उस पर भी असर पड़ेगा? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। चलिए, मुझे लगता है सोमनाथ जी आप ही से शुरू करते हैं। आपने कहा कि भाई सवाल पूछने डेमोक्रेसी है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया गया संविधान है जो हमें हक देता है सवाल पूछने का। जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये फिगर से बेटर इनको ये जानना चाहिए कि ये बताएं कि जो आपने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी वो क्यों नहीं मिले। ये बताएं जो महंगाई कम होगी वो क्यों नहीं कम हुए। जो फिगर्स के साथ खेल रहे पार्टियां, मैं आपको देता हूं। देखिए, मेरे पास आरटीआई का इंफॉर्मेशन का ये आया हुआ है। जो दिल्ली में चुनाव हुआ 2020 में, राजेंद्र नगर विधानसभा में 1,77,159 वोटर्स थे। ये 25 के चुनाव में वो घट के हो गया 1,57,953। ऐड किए गए 16,520 और डिलीट किए गए 8,647। विनिंग मार्जिन क्या रहा? 1,231। ये वोटर कहां से जुड़े मालूम है आपको? ये वोटर जुड़े सांसदों के घरों से। परवेश वर्मा साहब ने जोड़ा 33 वोट, पंकज चौधरी मंत्री साहब ने जोड़ा 26 वोट, कमलेश पासवान साहब ने जोड़ा 26 वोट, बीजेपी लिंक ट्रस्ट ने जोड़ा 31 वोट, जयप्रकाश साहब ने जोड़ा 35 वोट। नई दिल्ली में एमपी बंगलों में फेक वोटर सेट किए गए। ये चुनाव आयोग मुक बना रहा, खड़ा रहा वहां पे। इसलिए चुनाव आयोग से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और ख्याल करिएगा, जितने नौजवान यहां बैठे हैं, आपका भविष्य तभी सुधरेगा जब आप सवाल पूछेंगे। जब आपको नौकरियां नहीं मिलेगी तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब शिक्षा में सुधार नहीं होगा, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं 30 साल से गुजरात में मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, एक स्कूल नहीं दिखाने को इनके पास, एक स्कूल नहीं दिखाने को इनके पास अस्पताल नहीं दिखाने को है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। कहां जाएंगे? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो मैनिफेस्टो में बोलो वो पूरा करके दिखाओ, तभी अगली बार वोट मिलेगा। लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे ये लोग। चलिए, अब आपसे कोई प्रश्न तो नहीं आया है, लेकिन जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन को कैसे कैसे डिफेंड करेंगे? वैसे देखिए, मैं तो जितने भी ज्यादातर प्रश्न आए हैं, एक मेन ये आया है कि भाई विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है, और ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और संविधान ने ये हक दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए, पूछो, लेकिन ऐसे मत पूछो जो 22 अप्रैल की घटना के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लड़ाई चली तो ऐसे प्रश्न मत पूछो जो पाकिस्तान की वहां हेडलाइन बनती हो। ऐसे प्रश्न मत पूछो जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती हो। ऐसे प्रश्न मत पूछो जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हो। ऐसे प्रश्न मत पूछो
जो देश के खिलाफ जाते हो हमारे, ऐसे प्रश्न मत पूछो जो हमारे देश की जनता के खिलाफ जाते हो। अब वक्त आ गया है जब आप अपना वोट डाल सकते हैं। आप लोग जाइए, जिसके बाद हम जाएंगे जजेस के बीच में और वो ये बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर उनकी नज़र में कौन है। जजेस आपस में बात भी कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन है कि उनमें आपस में एक नाम पर कंसेंसस बने, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि वो अलग अलग बहस बाजीगर चुने। सब QR कोड स्कैन कीजिए। आप भी, हमारे दर्शक जो घरों पर मौजूद है, आप भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? आपका 60 सेकंड का समय वोट करने के लिए शुरू होता है अब। सवाल उठाना अगर आप सही मानते हैं तो हाँ पर वोट कीजिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अगर आप गलत मानते हैं तो आप नहीं पर वोट डालेंगे। कह नहीं सकते वाले तो खैर। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? सही मानते हैं तो हाँ पर वोट कीजिए। चलिए वोट डालिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अगर आप गलत मानते हैं तो आप नहीं पर वोट डालेंगे। अब सिर्फ आधा मिनट बचा है। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? सही मानते हैं तो हाँ पर वोट कीजिए। अगर आप गलत मानते हैं तो आप नहीं पर वोट डालेंगे। 20 सेकंड बचे हैं, काउंटडाउन चल रहा है, अभी भी आप अपने वोट डाल सकते हैं। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? हाँ कहने वाले अभी नहीं बताऊंगी, अभी भी 6 सेकंड बचे हुए हैं। अगर किसी को वोट डालना है डाल सकता है। देखते हैं। अब मुझे लगता है बाय एंड लार्ज ये फिक्स हो चुका है। हाँ कहने वाले 29% है और 68% कह रहे हैं कि निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही नहीं है। तो टीम शहजाद पूनावाला जीती है। अब सबसे मुश्किल काम है, कैमरा इधर फोकस कीजिए तीनों पर। नहीं, हम लोगों ने जो है कंसेंसस है, आसान है। कंसेंसस है एकदम। कंसेंसस है। चलिए ठीक है। देखिए, हर वक्ता का कर्तव्य होता है कि अपना पक्ष तर्कपूर्ण तरीके से रखे। हाँ। और सभी ने रखा अपने अपने तरीके से, लेकिन मुझे लगता है शहजाद पूनावाला जो है, हाँ। उन्होंने बहुत तरीके से, रेटोरिक्स से भी और तथ्यों से भी, तर्कों से भी बात को रखा है। तो आज बहस के बाजीगर जो है शहजाद पूनावाला को हम चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। और शहजाद जी कई बार से आ रहे हैं लेकिन बहस बाजीगर में जीते नहीं है, इस बार देखिए। तालियों के साथ हमारी नजर में आप सभी बाजीगर हैं, तमाम नेता प्रवक्ता जो अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जजेस ने आज शहजाद पूनावाला को बैंग ऑन पाया है बहस बाजीगर में। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास तौर पर वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।